Hello students, welcome back to a new lecture, to a new revision lecture of EBCL पेपर 7। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है तो बहुत सिंपल, बट अगर मैं आपके पेपर का ABC एनालिसिस करूं तो वो टॉपिक आपके बी पार्ट में आएगा और उस टॉपिक का नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यस देखिए, टॉपिक का नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब जिन बच्चों ने CS फाउंडेशन अटेंड किया है, जो बच्चे CS फाउंडेशन से आ रहे हैं, दे ऑलरेडी नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस लॉ, बट पीपल हु हैव गिवन CSET, हाँ जी, जो CSET देकर आ रहे हैं यहाँ पर, उनको नहीं पता कि ये किस चिड़िया का नाम है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट उनके लिए एकदम नया है। तो लेट अस रिवाइज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वेरी क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं ये चैप्टर का वेटेज का बात करूँ तो ये आपको मिनिमम 4 मार्क्स, मैक्सिमम 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब अगर इंस्टीट्यूट का मूड स्विंग हुआ तो दे में आस्क यू दिस क्वेश्चन फॉर हायर मार्क्स एज वेल। अच्छा, सरप्राइज मत होना कि अगर एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आया तो, 2 ही क्वेश्चन आया तो, बिकॉज ये पार्ट सी का पार्ट है ना, ये जो आने वाला चैप्टर वो पार्ट सी का पार्ट है। अब पार्ट सी में ऑलरेडी 12 चैप्टर्स हैं, तो वो लोग 4-4 मार्क्स करके आप लोगों को कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सरप्राइज मत होना कि एक ही क्वेश्चन आया, दुखी मत हो जाना कि इतना सारा पढ़ा और एक ही क्वेश्चन आया। तो उस हिसाब से तो EBCL कितना वास्ट है फिर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुम लोग को। ठीक है, चैप्टर का नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब मैंने क्या किया पता है क्या, इसका 17 पेजेस का नोट्स बना दिया। ठीक है, इसका ये जो पूरा पेजेस का नोट 17 पेजेस का नोट्स बना दिया है। अगर आपने एक बार ये नोट्स पढ़ लिए, ठीक है, प्लस JKSC के टेक्स्ट बुक में, JKSC के टेक्स्ट बुक में देयर आर मेनी केस लॉस, सो मेनी केस लॉस। यस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस लॉस। आई रिपीट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस लॉस। हाँ जी, मतलब अगर आप लोग ने यहाँ पर मैंने जो पढ़ाया इसको देख लिया, फिर आप जाइए JKSC की बुक खोलिए, JKSC की टेक्स्ट बुक खोलिए, उस मॉड्यूल में पीछे बहुत सारे केस लॉस दिए इंक्लूडिंग पास्ट पेपर्स। अगर आपने ये कर लिया तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपको वापस से देखने का जरूरत नहीं है। और ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि दे आस्क वन केस लॉ फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एक केस लॉ पूछेंगे। अब उनका मन किया तो डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते। इस चैप्टर के अंदर से कुछ टॉपिक है जहां पर डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो तो लेट अस स्टार्ट। अब बेटा पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है एग्जैक्टली इस चैप्टर में। तो मैंने इस चैप्टर के स्टडी को पूरे 9 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, इसके अंदर आपको कौन सा टॉपिक्स कवर करना है। तो सबसे पहले आपको गुड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है, किस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किस तरीके से होता है। फिर आपको ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है इसके बारे में पढ़ना है। देन टाइटल ऑफ गुड्स कैसे ट्रांसफर होगा, कंडीशन वारंटीज, कैविएट एम्प्टर, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनपेड सेलर, ऑक्शन, ये सब हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी डिफिकल्ट लॉ नहीं है, एकदम सिंपल लॉ है। मेरे साथ पूरे लेक्चर में बने रहना, ध्यान बनाए रहना, मैं तुम लोग को ये पूरा डाइजेस्ट करवा दूंगा कि क्या बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब जब भी मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी की, ठीक है, जब भी बात करता हूँ गुड्स की, गुड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। गुड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज मूवेबल गुड्स एंड अदर इज इमूवेबल। हाँ, बहुत डिफिकल्ट है ना दूसरा गेस करना। okay? अगर एक मूवेबल है तो दूसरा क्या होगा, इमूवेबल गुड्स होगा। अब अगर मैं इमूवेबल गुड्स की बात करूं तो इसका बाइंग एंड सेलिंग, यस, इमूवेबल गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग किसके हिसाब से होता है, ये होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। वेरेज मूवेबल गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग किसके हिसाब से होता है, हाँ जी, मूवेबल गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग किसके हिसाब से होता है, तो ये होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसको मैं प्यार से सोगा बुलाता हूँ और इसको मैं प्यार से टोपा बुलाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को 2 चीज पर ध्यान रखना है। जब भी मैं बात करूंगा मूवेबल गुड्स का, whenever I will talk about movable goods, I will be referring to an act called as Sale of Goods Act 1930. बट जब भी मैं बात करूंगा कि इमूवेबल गुड्स की, तो आई विल बी रेफरिंग टू टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अब मजे की बात ये है कि आपके सिलेबस में दोनों है।
आपके सिलेबस में दोनों है, मूवेबल भी है, इमूवेबल भी है, बट आज के हम लोग का टॉपिक का डिस्कशन क्या है, मूवेबल। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ने वाले हैं। भाई साहब ये एक्ट आ गया था 1 जुलाई 1930 से। हाँ जी, एक्ट कब से आ गया, 1 जुलाई 1930 से आ गया। ये इसका बर्थ डेट है, एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, बस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर ये एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। फिर ये बाइंग एंड सेलिंग से डील करता है, और पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था। यस पीपल, अगर आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ा है तो आप लोगों ने वहां पर ऑब्जर्व किया रहेगा कि सेक्शन 1 से लेके 75 के बाद डायरेक्ट 124 से लेके 238 तक है। ये बीच का पार्ट जो गायब है वही क्या बन चुका है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बन चुका है। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, सेल ऑफ गुड्स एक्ट यानी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि गुड्स क्या होता है। आई रिपीट, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि गुड्स किसका नाम है, गुड्स एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो गुड्स क्या होता है, गुड्स सेक्शन 2 + 7 में डिफाइन किया गया। यस, गुड्स का डिफाइन किया है सेक्शन 2 + 7 में। आप लोग सब कुछ भूल जाना, अपने निब्बा निब्बी का बर्थ डेट भी भूल जाना, बट यू कैन नॉट afford to forget this section called as 2 + 7। yes people, 2 + 7 को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, जो किसकी बात करता है, गुड्स की बात करता है। अब यहाँ पर बोला गया है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। आप कोई भी टाइप के मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करो, हम उसको क्या मान के चलेंगे, हम उसको गुड्स मान के चलेंगे, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। अच्छा बात समझना, मनी इज used to buy and sell goods। हाँ जी, ये जो पैसा होता है ना, रोकड़ा रोकड़ा, वो रोकड़ा हम लोग क्यों यूज करते हैं, गुड्स को बाय करने के लिए और गुड्स को सेल करने के लिए। तो ये गुड्स नहीं होता, कभी किसी को सुना है पैसा बेचते हुए, हाँ सुना होगा, लेकिन उसको फॉरेन एक्सचेंज या करेंसी एक्सचेंज बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और वर्ड सुना होगा तुम लोगों ने, एक्शनेबल क्लेम्स। एक और वर्ड है जिसका नाम क्या है, एक्शनेबल क्लेम। नाउ व्हेन आई से एक्शनेबल क्लेम, इसका मतलब क्या होता है बच्चा, एक्शनेबल क्लेम मतलब होता है अनसिक्योर्ड डेट। एक्शनेबल क्लेम मतलब क्या होता है, अनसिक्योर्ड डेट। अच्छा, डेट मतलब उधार, लोन। ठीक है, लोन या उधार। ठीक, मैं 2 एग्जांपल लूंगा, समझ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 सिनेरियो ले लेते हैं। ठीक है, केस 1 एंड केस 2। ठीक है, 2 सिनेरियो ले लिया हमने, केस 1 और केस 2। ठीक है, अब केस 1 में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया है, मिस्टर ए, ठीक है, मैंने क्या किया है, अमित मिश्रा ने क्या किया है, अमित मिश्रा ने लोन लिया। ठीक है, लोन किससे लिया है, बैंक से, और बैंक के पास सिक्योरिटी के तौर पर अपनी प्रॉपर्टी रखी है। तो कल कोई अगर बैंक को मैं लोन नहीं रिपे कर पाया तो बैंक क्या करेगी, मेरे प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगी, ये उनके पास रास्ता अवेलेबल है। अब केस 2 में क्या हो रहा है, मिस्टर ए ने क्या किया है, यानी अमित मिश्रा ने क्या किया है, बैंक से लोन लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि सिक्योरिटी के तौर पर कुछ भी नहीं रखा है, सिक्योरिटी के तौर पर कुछ भी नहीं रखा है। कल कोई अगर मैं बैंक को रिपेमेंट नहीं करता, तो अब बैंक क्या करेगी, मेरे अगेंस्ट एक्शन लेगी। क्या लेगी, एक्शन लेगी। क्या करेगी, सिविल कोर्ट में केस फाइल कर देगी भाई कि मैं अपने डेट्स को रिपे नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर बैंक का मेरे ऊपर क्लेम है जिसके अगेंस्ट वो एक्शन ले रहा है। बैंक का मेरे ऊपर क्या है, क्लेम है जिसके अगेंस्ट वो क्या ले रहा है, एक्शन ले रहा है। इसके लिए इसको क्या बुलाया जाएगा, एक्शनेबल क्लेम बुलाया जाएगा। तो भाई साहब एक्शनेबल क्लेम आपका ये सोगा में नहीं आएगा। आई रिपीट, एक्शनेबल क्लेम आपका सोगा में नहीं आता, ये मूवेबल गुड्स नहीं माना जाता, इसको इमूवेबल गुड्स माना जाता है, और ये टोपा में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर क्या लिखा है, एंड इनक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स। ये आप लोगों ने हर जगह सुना होगा। इनफैक्ट एज पर सेक्शन 44 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 व्हिच सेज दैट गुड्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और वहां पर बोला गया है कि गुड्स एक मूवेबल प्रॉपर्टी होता है एज पर सेक्शन 2 + 7 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो गुड्स भी क्या माना जाएगा, शेयर्स भी क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा, स्टॉक्स भी क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा। जब मैं स्टॉक बोलता हूं तो मेरा मतलब है बंडल ऑफ शेयर्स है। ठीक है, अब इन ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू लैंड। ठीक है, ये आपका ग्रोइंग क्रॉप, स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू लैंड, जो हम लोग अग्री करते हैं लैंड से सेपरेट करने के लिए, विच आर अग्री टू बी सर्व्ड बिफोर सेलिंग, तो उसको क्या बुलाया जाएगा, गुड्स बुलाया जाएगा।
ठीक है। जैसे मैं क्रॉप्स की बात करता हूँ, राइस, व्हीट, जवार, जो भी क्रॉप्स है, जो भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्रॉप्स है, जैसे ही फसल उगती है और आप फसल को जमीन से काट देते हो और फसल को जमीन से काटने के बाद जब आप उसको मार्केट में बेचने के लिए निकलते हो, तब उसको क्या बुलाया जाएगा? गुड्स बुलाया जाएगा। अब यूजुअली क्या होता है, बच्चों को ना ये डेफिनेशन बहुत हैवी जाता है, जबकि ये डेफिनेशन नहीं समझाना तो आपको ये चैप्टर नहीं समझेगा, बिकॉज चैप्टर का नाम ही क्या है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो गुड्स का मतलब तो पता होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, पूरा एनालिसिस लिख दिया, ठीक है। गुड्स इंक्लूड्स एंड गुड्स एक्सक्लूड्स, यानी गुड्स क्या क्या इंक्लूड करता है और गुड्स क्या क्या एक्सक्लूड करता है। वैसे गुड्स क्या क्या इंक्लूड करता है, तो मेरा मतलब होता है ग्रोइंग क्रॉप, स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रास, बट दे शुड बी सेपरेटेड बिफोर सेलिंग। They should be separated from land before selling. Yes people, बेचने के पहले इसको क्या करना पड़ेगा? लैंड से सेपरेट करना पड़ेगा। फिर होता है ओल्ड करेंसी, पुरानी। देखो एट प्रेजेंट जो करंट करेंसी चल रही है उससे हम लोग यूज करके गुड्स को बाय करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं। लेकिन जो आपकी पुरानी करेंसी है ना, जो एंटिक्स हो चुके हैं, उसके लोग काफी ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। तो ओल्ड करेंसी भी क्या होती है? गुड्स होती है। फिर आपका वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर, शेयर, स्टॉक, गुडविल, ये सब भी क्या माना गया? ये सब भी गुड्स के डेफिनेशन में आता है। तो ये लोग कहाँ कवर्ड होंगे? ये सब के सब कहाँ कवर्ड होंगे? सोगा में कवर्ड होंगे। अब बचे हुए जितने गुड्स है जिनको इमूवेबल माना जाता है, वो लोग कहाँ कवर्ड होने वाले? टोपा में। एक्शनेबल के मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वो कहाँ कवर्ड होंगे? टोपा में। एंड मनी करेंसी, इनका तो बेचना होता ही नहीं है, इनको यूज करके आप बेचते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। अब जब मैं बात करता हूँ गुड्स की, तो गुड्स तीन टाइप के होते हैं। एक होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, एक होता है फ्यूचर गुड्स और एक होता है कंटिंजेंट गुड्स। अब कंटिंजेंट गुड्स फ्यूचर में आएगा एंड कंटिंजेंट गुड्स मे और मे नॉट के कंडीशन पर डिपेंड रहता है। मे और मे नॉट के कंडीशन पर डिपेंड रहता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं एक सेलर को मिलता हूँ, सेलर को बोलता हूँ मुझे ये गुड्स चाहिए भाई, मुझे क्या चाहिए? मुझे डायमंड चाहिए, मुझे डायमंड चाहिए ए क्वालिटी का। हाँ जी, मैंने क्या बोल दिया? मुझे डायमंड चाहिए ए क्वालिटी का। अब ये सेलर क्या बोला मालूम है क्या? अगर मुझे मार्केट में डायमंड ए क्वालिटी का मिला तो मैं तेरे लिए लेके आऊंगा, अदरवाइज मैं तेरे लिए नहीं लेके आऊंगा। आई रिपीट, अगर मुझे डायमंड ए क्वालिटी का मिला तो मैं तेरे लिए लेके आऊंगा, वरना मैं तेरे लिए डायमंड लेके नहीं आऊंगा। करेक्ट। तो यहाँ पर जो इसने बोला है मुझे कि मुझे मिला तो लाऊंगा, नहीं मिला तो नहीं लाऊंगा, वो क्या हो जाएगा? कंटिंजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को डायमंड मिला इस कंटिंजेंट गुड्स, यहाँ पर मुझे डायमंड मिलना इज व्हाट? कंटिंजेंट गुड्स। अच्छा, फ्यूचर गुड्स क्या होता है? तो आज हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन गुड फ्यूचर में आएगा। आज हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, गुड्स फ्यूचर में आएगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं एक सेलर को अप्रोच करता हूँ और सेलर को बोलता हूँ, सेलर दैट आई वांट 25 लैपटॉप्स। भाई साहब मुझे कितने लैपटॉप चाहिए? 25 लैपटॉप चाहिए। अब वो बोलता है मिल जाएगा लेकिन 1 महीने बाद। ऑब्वियसली 25 लैपटॉप जल्दी से फटाक से मिल नहीं जाएगा, चलो 25 क्या 250 कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। अब मैंने 250 लैपटॉप मांगा, वो बोला मिल जाएगा लेकिन मेरे को 1 महीने का टाइम लगेगा। आज हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वी आर ऑन 1 जनवरी 2021, ठीक है। अब उसने मेरे को क्या बोला, मैं तेरे को गुड्स तो दे दूंगा लेकिन 31 जैन 2021 को दूंगा। तो आज के दिन जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, ये डेट एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, ठीक है। तो आज के डेट पर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं, वो अग्रीमेंट टू सेल होगा। और कॉन्ट्रैक्ट कब पिक्चर में आएगा? 31 जैन को पिक्चर में आएगा। तो यहाँ पर जो मेरे को गुड्स मिलने वाले हैं फ्यूचर गुड्स है। अब एक होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, ये पेन मुझे आपको बेचना है, ये क्या है? ये एग्जिस्टिंग गुड्स है, ये स्पेसिफिक गुड्स है। हाँ जी, इसको क्या बुलाया जाएगा? एग्जिस्टिंग या तो स्पेसिफिक गुड्स बुलाया जाएगा, ठीक है। अब ये अनसर्टेन गुड्स क्या होता है बेटा? अनसर्टेन गुड्स मतलब गुड्स आर इन बल्क फॉर्म। जब गुड्स बल्क फॉर्म में रहता है तो उसको अनसर्टेन गुड्स बोला जाता है, और जब उसको सेपरेट कर दिया जाएगा बल्क से, सेपरेटेड फ्रॉम बल्क, आई रिपीट, जब उसको बल्क से सेपरेट कर दिया जाएगा तो उसको क्या बुलाया जाएगा? असर्टेन गुड्स बुलाया जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना तुम लोग कि अनअसर्टेन गुड्स का सेल कभी नहीं हो सकता। अनअसर्टेन गुड्स का सेल कभी नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अनअसर्टेन गुड्स को बेचना है तो पहला उसको क्या करना पड़ेगा? असर्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं एक बात बताना चाहूंगा,
आप लोग ये डेफिनेशन बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, आप लोग के लिए एज ऑफ नाउ बिल्कुल काम का नहीं है CS एग्जीक्यूटिव लेवल, ठीक है। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के ऊपर भी एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है डिलीवरेबल स्टेट। अब भाई साहब, डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है? डिलीवरेबल स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर आप गुड्स का डिलीवरी लेने से मना नहीं कर सकते। अगर आप बायर हो, इट इज अ स्टेट वेयर buyer cannot deny delivery। हाँ जी, ये कुछ एक ऐसा स्टेट होता है गुड्स का कि जहां पर बायर गुड्स का डिलीवरी को मना कर ही नहीं सकता, चाहकर भी मना नहीं कर सकता। यस पीपल, आई रिपीट, चाहकर भी मना नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं मिल्क सेंटर में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ मुझे 1 लीटर मिल्क चाहिए, तो लोग क्या बोलेंगे? हाथ आगे कर, मिल्क डाल दूंगा, मिल जाएगा तेरे को दूध? द आंसर इज नो। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे? मुझे प्रॉपर पैकेट में डाल के देंगे, तब वो लेके आऊंगा मैं। अब आप अज्यूम करो, आप गए हो मिल्क सेंटर पे और आपको दूध ऐसा हाथ में देना चाहता है, क्या आप एक्सेप्ट करोगे? वो नहीं। लेकिन अगर पैकेट में देना, तो पैकेट में देना चाहता है तो जी हाँ, बिल्कुल करोगे। तो डिलीवरेबल स्टेट मतलब गुड्स आपका प्रॉपर डिलीवरेबल स्टेट में है, जहां पर आपको डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी और आप कौन हो? बायर। ठीक है। अब यहाँ पर हाँ, तो डिलीवरेबल स्टेट क्यों बताया? बिकॉज आगे ये आएगा कि बताइए भाई डिलीवरेबल स्टेट क्या है, कब डिलीवरेबल स्टेट माना जाएगा। ठीक है। अब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बेटा जब मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में 2 चीज आती है। ठीक है, ध्यान देना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात कर लूं तो मेरे दिमाग में 2 चीज आती है। ठीक है, एक आता है सेल और एक आता है अग्रीमेंट टू सेल। अब अग्रीमेंट टू सेल कौन से गुड्स का होता है? सर ये तो आप बहुत सिंपल कंसेप्ट बता रहे हो। अग्रीमेंट टू सेल होता है फ्यूचर गुड्स का या तो फिर कंटिंजेंट गुड्स का। और सेल किसका हो जाएगा भाई? सेल हो जाएगा एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक गुड्स का। एग्जिस्टिंग गुड्स विच आर स्पेसिफिक। आई रिपीट, जो एग्जिस्टिंग गुड्स जो स्पेसिफिक है उनका क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। ये दिमाग में बिठा के रखना। ठीक है। अच्छा, अब और एक बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा तुम लोग को कि सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होता है। ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड या नीचे लिख देता हूं। ठीक है, सेल में सीन क्या हो रहा है? सेल में ओनरशिप जो है, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। यस, तुरंत ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा। किससे ट्रांसफर हो जाएगा? फ्रॉम सेलर टू बायर। करेक्ट। अच्छा, अग्रीमेंट टू सेल में क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर डेट। हाँ जी, कब हो जाएगा? फ्यूचर डेट में हो जाएगा, प्रेजेंट में नहीं होगा। क्योंकि प्रेजेंट में होगा तो हम उसको सेल बुलाने लगेंगे ना। अरे नहीं समझ रहा तुम लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर प्रेजेंट में होगा तो हम उसको क्या बुलाने लगेंगे? सेल बुलाने लगेंगे। लेकिन प्रेजेंट में होगा नहीं, होगा कब? फ्यूचर में होगा। ठीक है। अब या ध्यान देना क्या बोलना चाहता हूँ। क्या लिखा है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयरबाय सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। या तो सेल कर रहा है या तो अग्री टू सेल कर रहा है। अब अग्री टू सेल किसका हो जाएगा? फ्यूचर गुड्स का। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक तुम लोगों का क्या हो सकता है? डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अब ये एग्जाम में पहले भी आया है और आगे भी चांसेस है कि आ सकता है। ठीक है, अब मैं एक एक चीज एकदम बारीकी से समझाऊंगा तुम लोग को, क्योंकि अगर तुम लोग का एकदम बेस बैठ जाएगा ना तो फिर आगे के टॉपिक एकदम स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब सेल में क्या हो रहा है? सेल में आपका ओनरशिप एंड रिस्क इमीडिएटली ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक गोल्डन लाइन बता जिसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, वो लाइन क्या मालूम है क्या? रिस्क फॉलोज ओनरशिप। क्या बोला? रिस्क फॉलोज ओनरशिप। यस, यानी जिसका गुड्स का ओनरशिप होगा वही गुड्स का रिस्क बेयर करेगा। आई रिपीट, the person who is going to own the goods will be the person who will bear the risk of that goods. Correct? Now,
से कुछ नहीं करना, पोजेशन से हमको ओनरशिप, ठीक है। तो इसमें ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो गया है। अग्रीमेंट टू सेल में कब होने वाला है? फ्यूचर टाइम में होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जिस्टिंग और स्पेसिफिक गुड्स होते हैं, ये तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया। और यहाँ पर क्या होता है? फ्यूचर एंड कंटीजेंट गुड्स होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भाई एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। एग्जीक्यूटरी मतलब होने वाला है। अब रिस्क ऑफ, अगर सेल में गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो रिस्क कौन बेयर करेगा? जरा दिमाग लगाना। रिस्क विल बी borne बाय बायर, ऑब्वियसली। रिस्क कौन बेयर करेगा? बायर। इट डजंट मैटर ओनरशिप किसके पास है, रिस्क किसका होगा? बायर। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में रिस्क किसका होगा? सेलर का। इट डजंट मैटर कि ओनर पोजीशन किसके पास, इट डजंट मैटर कि पोजीशन किसके पास है। जैसे ऐसा हो सकता है कि आप सेलर हो, मैंने आपसे गुड्स खरीद लिया है, लेकिन अब तक मैंने वो गुड्स आपसे लिया नहीं, तो अगर वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो भी गुड्स रिस्क मेरा हो। आई रिपीट, मैं वापस से बोल रहा हूँ, अपने को सिर्फ ओनरशिप देखना है और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर भी सिर्फ ओनरशिप देखना है और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल तो ध्यान देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं बायर हूँ और यहाँ पर एक सेलर है। अब बायर ने क्या किया? सेलर से एक मोबाइल फोन लिया। क्या लिया भाई साहब? एक मोबाइल फोन लिया, लेकिन उसका पोजीशन सेलर के पास ही रखा। बोला मैं आता हूँ, आधे घंटे में आके लेके चले जा। मैं हाफ एन आवर में आऊंगा और वो मोबाइल क्या करूंगा? लेके चला जाऊंगा। अब प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? हाफ एन आवर के अंदर ये सेलर के दुकान में आग लग गई। आग लगने के बाद क्या हो गया? वो मोबाइल मेरा डिस्ट्रॉय हो गया। अब मुझे वो मोबाइल मिल नहीं सकता। तो अब मेरे को पूछना है कि रिस्क किसका होगा? बायर का है सेलर का? बट ऑब्वियस बायर, बिकॉज सेलर ने तो गुड्स बेच दिया था, बायर ने क्यों रखा सेलर के पास? समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? और ओनरशिप किसके पास था? सेलर के पास, बायर के पास, ठीक है। अब रिस्क ऑफ लॉस, यहाँ पर सेलर के केस में क्या हो सकता है? जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक गुड्स बेच दिए, लेकिन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, मैंने सामने वाले को गुड्स बेचा सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अब जब उसके कस्टडी में गुड्स था, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। जब उसके कस्टडी में गुड्स था तो गुड्स क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस केस में लायबिलिटी किसकी आएगी? सेलर की आएगी, बिकॉज ओनरशिप किसके पास था? सेलर के पास था। समझ रहे हो? अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या करेगा? सेलर सू कर सकता है। अब सू दो चीज के लिए कर सकता है, एक प्राइस ऑफ द गुड्स के लिए और एक डैमेजेस के लिए। एक प्राइस ऑफ द गुड्स के लिए और एक किसके लिए कर सकता है? डैमेजेस के लिए सू कर सकता है, ठीक है। जब मैं बोलता हूं कि डैमेजेस के लिए सू कर सकता है और प्राइस के लिए क्यों? बिकॉज सेल हो चुका है, ओनरशिप आपके पास आ चुकी है, इसके लिए यहाँ पर प्राइस के लिए सू कर सकते हैं। अच्छा, डैमेजेस के लिए क्यों? बिकॉज आपने मेरे को प्राइस नहीं दिया, उसकी वजह से जो भी मेरा नुकसान हुआ उसके लिए मैं आपसे क्या क्लेम करूंगा? डैमेजेस क्लेम करूंगा। अब ये तरफ क्या आ जाता है? सेल ऑन अप्रूवल, सॉरी अग्रीमेंट टू सेल में यहाँ पर आप सिर्फ क्या कर सकते हो? यू कैन क्लेम ओनली डैमेजेस। यस पीपल, सेलर क्या कर सकता है? सेलर प्राइस के लिए केस फाइल नहीं कर सकता, बिकॉज प्राइस के लिए कब केस फाइल कर सकता? जब उसने गुड्स बेच दिया। तो भाई साहब यहाँ तो गुड्स बिके ही नहीं है ना, गुड्स अग्रीमेंट टू सेल है, ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगा। समझ रहे हो? ठीक है। अब होता है इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर और इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। देखो, जब भी एक आदमी या कोई बंदा इंसॉल्वेंट होता है तो उसके लिए कोर्ट एक आदमी को अपॉइंट करता है जिसका नाम होता है ऑफिशियल रिसीवर। अब ये ऑफिशियल रिसीवर क्या करेगा? जितना भी एसेट्स होगा उसको बेच देगा और लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देगा। यस, इस इंसॉल्वेंट बंदे का जितना भी एसेट्स होगा उनको बेच दिया जाएगा और लायबिलिटीज को क्या कर दिया जाएगा? पे ऑफ कर दिया जाएगा। तो अगर सेल है, सेल के केस में बायर तो गुड्स दे लेगा, रिपीट, बायर गुड्स ले लेगा और वो पैसा किसको देगा? ऑफिशियल रिसीवर को। अगर उसने अब तक पैसा नहीं दिया तो पैसा किसको देगा? ऑफिशियल रिसीवर को देगा, ठीक है। अब इस अग्रीमेंट टू सेल के केस में सेलर गुड्स डिलीवरी नहीं करेगा और बायर क्या हो चुका है? बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, यहां पर फिर लिखा है इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। क्या लिखा है? इंसॉल्वेंट। अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो फर्क नहीं पड़ता,
हम लोग क्या करेंगे, ऑफिशियल रिसीवर से गुड्स ले लेंगे और पैसा किसको पे कर देंगे, ऑफिशियल रिसीवर को पे कर देंगे। और अगर बायर इंस्टॉलमेंट हो गया तो बायर गुड्स क्लेम नहीं कर सकता, बायर गुड्स क्लेम नहीं कर सकता बिकॉज सेलर का जो भी गुड्स है वो उसके असेट्स पे चला जाएगा और असेट्स कौन बेच देगा, ऑफिशियल रिसीवर बेच देगा। तो वापस से एक बार ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर यानी अगर बायर भिखारी हो गया, बेटा बायर भिखारी हो गया तो सेलर क्या करेगा, सेलर गुड्स अगर डिलीवर करना चाहे तो कर सकता है लेकिन बायर को नहीं करेगा, उसके ऑफिशियल रिसीवर को करेगा और पैसा भी किससे लेगा, उसके ऑफिशियल रिसीवर से लेगा। लेकिन यहाँ पर अगर सेलर कि बायर इंस्टॉलमेंट, सेलर जो डिलीवर करेगा बायर को, कॉमन सेंस, ठीक है। अब लिखा है इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। अब इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर में क्या लिखा है, इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर में लिखा गया है कि अगर क्या बोला, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया है तो बायर क्या करेगा, गुड्स किससे लेगा, सेलर के ऑफिशियल रिसीवर से, पैसा किसको देगा, सेलर के ऑफिशियल रिसीवर को देगा। बट अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता, इधर अग्रीमेंट टू सेल में सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता, बायर गुड्स क्लेम ही नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं बिकॉज अग्रीमेंट टू सेल हुआ था। समझ रहे हो, तो ये डिफरेंस बिटवीन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अग्रीमेंट ऑफ सेल, यानी अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करना है तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं उनकी बात की गई है। तो पहला लिखा है भाई साहब बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब टू पार्टीज होगी कि सेल में दो पार्टीज होनी चाहिए, मुझे लगा एक ही पार्टीज होती है, दो पार्टीज होनी चाहिए, एक बायर एक सेलर। फिर होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए, गुड्स, और आप क्या पे कर रहे हो, प्राइस पे कर रहे हो। और जितना भी एसेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होना चाहिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, वो सारे एसेंशियल्स यहाँ पर भी प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर गिवन अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो वो सारे एसेंशियल्स यहाँ पर भी होने चाहिए, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो, सब इधर भी होनी चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बना जाता है, ये सब एकदम इजी से टॉपिक है, देखना। पहले क्या होगा, ऑफर, फिर क्या होगा, एक्सेप्टेंस। थैंक यू बताने के लिए, ये तो हमको भी पता था कि भाई साहब किसी भी चीज के लिए पहला क्या होता है, ऑफर होता है, फिर क्या होता है, एक्सेप्टेंस। तो ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, हर एक गुड्स में ये होता है, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है पता है क्या, थर्ड पॉइंट बोलता है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स इमीडिएटली होगा, प्राइस फ्यूचर में देंगे। डिलीवरी ऑफ गुड्स कब करेंगे, इमीडिएटली, लेकिन प्राइस क्या करेंगे हम, फ्यूचर में देंगे, ठीक है भाई। डिलीवरी अभी करा दो, प्राइस फ्यूचर में, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, यानी प्राइस अभी गुड्स बाद में। थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है, गुड्स अभी प्राइस बाद में। फोर्थ पॉइंट में बोलता है प्राइस अभी गुड्स बाद में, ठीक है। फिर बोलता है अभी के अभी प्राइस भी और अभी के अभी गुड्स भी, डिलीवरी भी। सिक्स बोलता है दोनों के दोनों पोस्टपोन कर दिए जाएंगे, क्या कर दिए जाएंगे, पोस्टपोन कर दिए जाएंगे, या फिर आप प्राइस वगैरह इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे हो सकता है बेटा, राइटिंग में हो सकता है, बाय वर्ड्स माउथ से हो सकता है, आधा राइटिंग में आधा ओरली हो सकता है, और मे बी इम्प्लाइड, ठीक है। अब डिलीवरी होनी चाहिए। देखो अगर दो जन के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, एक बायर और एक सेलर, तो भाई जब भी गुड्स इनके बीच में डिलीवर होंगे, जब भी इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा तो गुड्स डिलीवर होने चाहिए। अगर गुड्स डिलीवर नहीं होगे तो अपनी बात ही आगे नहीं बढ़ेगी, मजा ही नहीं आएगा, समझ रहे हो। अब डिलीवरी तीन टाइप का होता है, एक होता है एक्चुअल, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है सिंबॉलिक। एक्चुअल मतलब क्या होता है, ये पेन है, ये मैंने तुमको दे दिया, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी। सिंबॉलिक क्या होता है, सपोज मुझे आपको मेरी कार बेचनी है, तो मेरी कार मैं आपको उठा के आपके हाथ में नहीं रखूंगा, मैं आपको क्या दे दूंगा, उसका कीज दे दूंगा, चाबी दे दूंगा, तो वो क्या हो जाएगी, सिंबॉलिक डिलीवरी। अभी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है, ध्यान देना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पास एक बायर आया, बायर का नाम मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स आया। मिस्टर एक्स क्या है बेटा, मिस्टर एक्स है बायर, ठीक है। मिस्टर एक्स क्या है, बायर है। वो मेरे पास आया, बोला सर मुझे आपसे गुड्स खरीदना है, आप दोगे क्या। मैं बोला हाँ बिल्कुल दूंगा, बट द प्रॉब्लम इज मेरा गुड्स मिस्टर ए के पास, मेरा गुड्स किसके पास है, मिस्टर ए के पास। तो मैंने मिस्टर ए को बुलाया, बोला ए मिस्टर ए सुन मेरी बात, तेरे पास मिस्टर एक्स आएगा और गुड्स लेके जाएगा कैसे, तो उसको गुड्स दे देना। मिस्टर ए भी मिस्टर एक्स को बोला कि हाँ गुड्स दे दूंगा। तो यहाँ पर जो मैं डिलीवरी कर रहा हूँ मिस्टर एक्स को, वो मैं डायरेक्ट डिलीवरी नहीं कर रहा हूँ, वो मैं क्या कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट डिलीवरी कर रहा हूँ।
क्या कर रहा हूं मैं, इन डायरेक्ट डिलीवरी। तो ऐसे टाइप के डिलीवरी को क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोला जाता है। जहां पर आप डिलीवरी को कंस्ट्रक्ट करते हो उसको क्या बुलाया जाएगा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बुलाया जाएगा। क्लियर है? तो ये 3 टाइप ऑफ डिलीवरी याद रखना तुम, ठीक है। अब ये डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स क्या होगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो या आपके कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद गुड्स डिस्ट्रॉय हो या फिर आपके एग्रीमेंट ऑफ सेल बनाने के बाद बट सेल के पहले इस बीच में क्या हो चुका है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्या हो चुका है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो भाई साहब अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो रिस्क किसका होगा, रिस्क किसका होगा, सेलर का, बिकॉज ओनरशिप किसके पास था, सेलर के पास। अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा और कोई भी पार्टी डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकती। क्लियर? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। अब केस 2 में क्या लिखा है, केस 2 नहीं, पहले केस 3 पढ़ते हैं, ठीक है। गुड्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। केस 1 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के पहले, केस 3 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के बाद। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑलरेडी बन चुका है और उसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहा है तो रिस्क बायर का होगा और बायर किसी से भी डैमेजेस वगैरह क्लेम नहीं कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड रहेगा बिकॉज सेल तो हो चुका है ऑलरेडी। क्लियर? अच्छा, अगर गुड्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर एक्चुअल सेल, अग्रीमेंट टू सेल से लेके एक्चुअल सेल के बीच में अगर गुड्स क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली वॉइड बन जाएगा। रिस्क किसका हो जाएगा, सेलर का हो जाएगा और अग्रीव पार्टी क्या कर सकती है, डैमेजेस क्लेम कर सकती है। सिंपल ना। नेक्स्ट लिखा है असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, यानी गुड्स के प्राइस कैसे निकाले जाएंगे। तो अब यहाँ पर प्राइस कैसे होगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा या कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस कैसे निकालना है ये लिखा होगा, या फिर आप नेगोशिएट वगैरह कर रहे हो, बार्गेनिंग कर रहे हो, या फिर रीजनेबल प्राइस, मतलब जैसा ठीक लग रहा है वैसा लगा दो। ठीक है। अब कभी कभी वैल्यूएशन थर्ड पार्टी भी करती है, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वैल्यूएशन कौन करती है, थर्ड पार्टी करती है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है, एक बायर के बीच में और एक सेलर के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में। अब ये दोनों के बीच में ना प्राइस पर अग्रीमेंट नहीं हो रहा है, प्राइस पर अग्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो अब ये लोग ने क्या डिसाइड किया कि चलो यार वैल्यूएशन थर्ड पार्टी से कराते हैं। वैल्यूएशन इज टू बी डन बाय थर्ड पार्टी। अब ये लोग किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे जो उनके फील्ड का होगा और उनको बोलेंगे भाई साहब प्लीज हमारा क्या कर दो, हमारा वैल्यूएशन करके दे दो। अब इफ थर्ड पार्टी डज वैल्यूएशन, अगर थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन किया और प्राइस निकाल लिया तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वैलिड। लेकिन इफ थर्ड पार्टी फेल्स टू डू वैल्यूएशन, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। अगर थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन कर दिया तो भाई बल्ले बल्ले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, लेकिन अगर थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं कर पाई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है पता है क्या, या तो बायर या तो सेलर दे आर इन्फ्लुएंसिंग वैल्यूअर, बायर और सेलर में इन्फ्लुएंस वैल्यूअर, यानी वैल्यूअर को ठीक से वैल्यूएशन करने नहीं देते, उसको प्रिवेंट करते वैल्यूएशन करने से। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो भी अग्रीव पार्टी होगी, जो भी दुखी पार्टी होगी, जो भी पार्टी को लॉस सफर करना हो रहा है, वो क्या कर सकते हैं, वो लोग डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना आप लोग। अब नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ऑब्वियसली अगर मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर रहा हूं तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ओनरशिप तो ट्रांसफर होना ही चाहिए फ्रॉम 1% टू अनदर पर्सन। अब देखना यह है कि ओनरशिप कब कब और कैसे कैसे ट्रांसफर होगी। ठीक है, पहला लिखा है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तभी हम क्या कर रहे हैं, ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हैं। और ओनरशिप इमीडिएटली कब ट्रांसफर होगी, जब गुड्स क्या है, स्पेसिफिक, दे आर इन डिलीवरेबल स्टेट। अगर मेरे पास अगर स्पेसिफिक गुड्स है प्लस दोज गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट,
तो और मेरे को क्या चाहिए, अगर वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो मेरे को और क्या चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, इमीडिएटली गुड्स का डिलीवरी कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा बेटा, इमीडिएटली गुड्स का क्या कर दूंगा, डिलीवरी कर दूंगा। अब सेकंड लिखा है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। मैंने ये आपको पहले ही बोला था, सेक्शन 25 बोल रहा है, सॉरी 23 बोल रहा है। मैंने आपको ये पहले ही बोला था कि आप लोग अनअसर्टेन गुड्स को चाहकर भी नहीं बेच सकते। आप लोग अनअसर्टेन गुड्स को चाहकर भी नहीं बेच सकते। व्हाई? बिकॉज बेटा बल्क गुड्स कभी नहीं बेचे जा सकते। अगर आपको गुड्स बेचना है तो आपको उसको बल्क से सेपरेट करना पड़ेगा। यानी अगर अनअसर्टेन गुड्स को बेचना है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, असर्टेन करना पड़ेगा, एंड गुड्स अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। अप्रोप्रिएट मतलब मुझे गुड्स आपको देना पड़ेगा, और आप गुड्स जब एक्सेप्ट करोगे तो बायर और सेलर का म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे स्टोर में आते हो, मेरे स्टोर में काफी सारे कपड़े लगे हुए हैं। अब जब आप वो सारे कपड़े देखोगे तो आपके लिए वो अनअसर्टेन गुड्स है। अब आपको एक ब्लैक कलर की शर्ट पसंद आ गई, आपने वो शर्ट लिया और आपने बोला मेरे को ये खरीदना है, मैंने बोला मुझे ये बेचना है, हमारा म्यूचुअल कंसेंट हो गया, तभी ही डिलीवरी पॉसिबल होगा। ठीक है। फिर लिखा है वेयर द स्पेसिफिक गुड्स आर टू बी पुट इन डिलीवरी स्टेट। यानी गुड्स तो स्पेसिफिक है, यस गुड्स क्या है अपना, गुड्स तो स्पेसिफिक है, बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज गुड्स आर नॉट इन डिलीवरी स्टेट। गुड्स आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। तो अगर उसको ट्रांसफर करना है तो गुड्स को पहले क्या करना पड़ेगा, डिलीवरेबल स्टेट में लाना पड़ेगा, तभी ही ट्रांसफर हो सकता है, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है। अब नेक्स्ट लिखा है वेयर द स्पेसिफिक गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट आर टू बी वेड और मेजर्ड बाय द सेलर और टू असर्टेन द प्राइस। कभी कभी क्या होता है बताया क्या, मैं क्या करता हूँ, मैं सेलर के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ सेलर मुझे ये गुड्स बेच। अब सेलर क्या बोलता मालूम है क्या, रुक जा, गुड्स बेचने के पहले मुझे इसको वजन वगैरह करना पड़ेगा, मुझे इसका मेजरमेंट वगैरह लेना पड़ेगा। तो उस केस में जब तक सेलर वजन ना ले ले, जब तक मेजरमेंट ना कर ले, तब तक गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं। क्लियर ना। यहाँ पर अब ऊपर जो 4 पॉइंट बोले गए हैं वो सब पानी में चले जाएंगे अगर पार्टीज डिसाइड टू पास ओनरशिप एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर वो लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि हम लोग ओनरशिप ऐसे ऐसे ट्रांसफर करेंगे, तो आप लोग ऊपर के चारों पॉइंट को फॉलो नहीं करोगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है। अच्छा, ये लिखा है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अब सेल ऑन अप्रूवल बेसिस क्या होता है, एकदम सिंपल चीज है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करो। पहले आप यूज कर लीजिए, अगर आपको गुड्स पसंद आया तो खरीदना, वरना वापस कर देना। तो यहाँ पर क्या हुआ पता है क्या, मेरे पास है ना, मैं सेलर हूँ, मेरे पास है एक हॉर्स। अब एक बायर इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए, लेकिन वो क्या बोलता है पता है क्या, पहले मैं इस हॉर्स को यूज करूंगा 1 वीक के बाद मैं देखूंगा कि इसको मुझे लेना है या वापस करना। तो ऐसे टाइप के सेल को क्या बोला जाएगा, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस बोला जाएगा। ठीक है। अब हो रहा क्या है, द ओनरशिप ऑफ द गुड्स, सी सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे ओनरशिप किसके पास होगा, सेलर के पास। पोजीशन किसके पास होगा, बायर के पास। करेक्ट। ठीक है। अब बायर हैज एन ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, ऑब्वियसली हमको पता ही है। ठीक है। अच्छा, द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू द बायर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज। अगर ये 3 सिचुएशन हो जाते हैं तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि बायर ने गुड्स का ओनरशिप एक्सेप्ट कर लिया। कौन से केस, पहला जहां पर बायर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, यानी बायर मेरे पास आके बोलता है सर आपका हॉर्स जबरदस्त है, मैं इसको खरीदना चाहता हूं, तो गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। Second, when buyer adopts the transaction by doing some act which shows that he has accepted the goods. मतलब से फॉर एग्जांपल मैंने अपना हॉर्स किसको दिया, बायर को, और बायर का नाम सपोज मिस्टर एक्स था। अब बायर ने वो गुड्स किसको दे दिया, मिस्टर वाई को। अच्छा, बायर ने मिस्टर वाई को कौन से बेसिस पर दिया, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि ये जो बायर ने काम किया है वो काम सेलर के ओनरशिप से इनकंसिस्टेंट है। यानी यहाँ पर बायर यानी मिस्टर एक्स खुद को ओनर बताना चाहता है, तो अब नया ओनर कौन बन जाएगा, मिस्टर एक्स, और उसको प्राइस पे करना पड़ेगा सेलर को, यानी मुझे। ठीक है। या फिर जहां पर बायर फेल्स टू रिटर्न द गुड्स विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, यानी आप मेरे से गुड्स 1 हफ्ते के लिए लेके गए थे, 1 हफ्ता हो गया फिर भी आपने मुझे गुड्स रिटर्न नहीं की, तो ऐसे केस में मान के चलूंगा कि आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया।
ठीक है। अब नेक्स्ट लिखा रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी। क्या बोला गया है, जब तक आप मुझे पैसे नहीं दोगे तब तक ओनरशिप में मेरे नाम पे रखूंगा। यस, सेलर है, बायर, सेलर बायर। सेलर क्या बोलता है कि भाई साहब जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तब तक मैं क्या करूंगा, ओनरशिप अपने पास रखूंगा और मेरे पास राइट ऑफ डिस्पोजल होगा। यानी इन फ्यूचर अगर आप लोग मुझे पैसा वैसा नहीं देते तो मैं ये गुड्स को किधर और भी बेच सकता हूँ जहां पर मेरे को मेरा मन कहे, जहां पर मेरी मर्जी हो। ठीक है, तो वही लिखा है। फिर 8 पॉइंट लिखा रिस्क पासेस विद ओनरशिप। ये मैंने आपको पहले ही बोला था, एक डायलॉग मारा था मैंने, दैट रिस्क फॉलोज ओनरशिप। यानी जिसका ओनरशिप होगा उसका रिस्क होगा, लेकिन 3 केस में अलग हो जाता है। 3 केस में क्या बोला है, पहला केस में बोलता है अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, यानी पार्टीज ने आपस में अग्री करके कुछ और डिसाइड किया है। वो लोग बोलते हैं कि रिस्क ऐसा होगा, रिस्क वैसा होगा, तो जैसा पार्टीज बोलेगी रिस्क वैसा होगा। या फिर गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन डिफॉल्ट, यानी हमने डिसाइड किया है कि जो भी पार्टी गलती करेगी रिस्क उसको बेयर करना पड़ेगा, ओनरशिप किसके पास है इससे फर्क नहीं पड़ता। आई रिपीट, ओनरशिप किसके पास है इससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी पार्टी गुड्स को ओन करेगा, जो भी पार्टी डिफॉल्ट करेगी उनका रिस्क होगा। तो वहां पर हम लोग डिफॉल्ट के बेसिस पर रिस्क को क्लासिफाई करेंगे, ना कि ओनरशिप के बेसिस पर। और थर्ड लिखा है ट्रेड और कस्टम्स, यानी हमारी प्रथा ही कुछ ऐसी है जहां पर हम लोग अलग कुछ फॉलो करते हैं। तो आप अपनी ट्रेडिशंस फॉलो करोगे, आप अपने प्रथा फॉलो करोगे। क्लियर, सिंपल। फिर लिखा है ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स बाय नॉन ओनर ऑफ गुड्स। पहले तो ये बात समझना, एक बहुत ही फेमस लैटिन मैक्सिम है, यानी लैटिन की कहावत है, दैट नेमो डेट क्योर्ड नॉन हैबिट, दैट मींस नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ हैज। मतलब अगर मैं किसी चीज का ओनर नहीं हूं तो मैं आपको उस चीज का ओनर नहीं बना सकता। ये एकदम एस्टैब्लिश प्रिंसिपल। वापस से बोल रहा हूं, अगर मैं किसी चीज का ओनर नहीं हूं तो मैं आपको भी ओनर नहीं बना सकता। ठीक है, अच्छा, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ये एक्सेप्शन है। पहले लिखा सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, हाँ जी, मेरा एजेंट मेरे बिहाफ पर सेल कर सकता है बिंदास, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी बर्डन के। फिर सेल बाय जॉइंट ओनर, यानी एक ही गुड्स के 2 ओनर है तो कोई भी एक ट्रांसफर कर सकता है। या फिर सेल बाय एस्टॉपल, क्या बोला है, सेल बाय एस्टॉपल। अब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है, अब गुड्स का ओनर मैं हूं, मिस्टर एक्स इज इंटरेस्टेड इन बाइंग, यानी वो बायर है। अब मैंने मिस्टर एक्स को क्या बोला, दैट मिस्टर एक्स तुझे पता है ये मिस्टर ए है ना, मिस्टर ए, ही हैज द अथॉरिटी टू सेल माय गुड्स, ही हैज द अथॉरिटी टू सेल माय गुड्स। क्या बोल दिया मैंने मिस्टर एक्स को कि भाई मिस्टर ए क्या कर सकता है, गुड्स बेच सकता है। और मिस्टर ए तभी सुन रहा था, मिस्टर ए भी शांत बैठा। ठीक है, या फिर मिस्टर ए बायर को बोल रहा है कि बायर तेरे को मालूम है ये ओनर है ना, ओनर का गुड्स मैं बेच सकता हूँ, और तभी मैं शांत बैठा। समझ रहे हो, तो यहां पर एस्टॉपल यानी वंस एक्सेप्टेड कैन नॉट बी डिनाइड। हाँ जी, एस्टॉपल क्या होता है, आपने अगर एक बार कोई चीज एक्सेप्ट कर ली तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। क्लियर, क्लियर ये बात, ठीक है। अब मिस्टर एक्स क्या सोचेगा कि मिस्टर ए के पास एक्चुअल में अथॉरिटी है गुड्स बेचने का, तो यहाँ पर सेल क्या हो जाएगा, सेल बाय एस्टॉपल हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब होता है, जब कंसेंट फ्री ना हो, बराबर। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब होता है, जब कंसेंट फ्री ना हो। तो अगर एक इंसान गुड्स के पोजीशन में है अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो वो उसको बेच सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ना हो। ठीक है, जैसे सपोज यहां पर एक बायर है और यहां पर क्या है, एक सेलर है। ठीक है, अच्छा, अब सेलर नहीं है, एक्चुअली एक पर्सन है, बायर ने गुड्स परचेज किया है, लेकिन कैसे किया है, थ्रू कोर्शन। यानी सेलर से जब गुड्स लिया गया तो उसे छीन कर लिया गया, सेलर ने अपने मर्जी से गुड्स नहीं लिया। ठीक है, तो अब बायर कौन सा गुड्स लिया, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन। तो अब ये मोबाइल ना, मोबाइल, बायर इज इन पोजीशन ऑफ गुड्स। Yes, buyer is in possession of goods यानी मोबाइल, बट अंडर विच कॉन्ट्रैक्ट,
अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और आपने ये चीज सुनी होगी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन कैंसिल कर सकता है? अग्रीव पार्टी। अब ये केस में अग्रीव पार्टी कौन है? सेलर। अग्रीव पार्टी कौन है? सेलर। अब सेलर क्या करता है? सेलर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करता, और बायर के पास अभी मोबाइल है, बायर ने क्या किया? मोबाइल बेच दिया मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स को वैलिड ओनरशिप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वैलिड ओनरशिप मिल जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रीजन दैट सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट अब तक कैंसिल किया नहीं, और बायर वाज अंडर पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट? फिर लिखा है सेल बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल। यस, अगर एक सेलर गुड्स को बेच देता है और फिर भी उसके पोजीशन में रहता है, फॉर एग्जांपल यहां पर एक सेलर है, यहां पर एक बायर है, यहां पर बायर का नाम है मिस्टर एक्स। अब सेलर ने एक मोबाइल किसको बेच दिया है? मिस्टर एक्स को बेच दिया है, लेकिन अभी भी सेलर मोबाइल के पोजीशन में है। अब सेलर को एक नया बायर मिल जाता है, मतलब वही टाइम पे कोई और बंदा आ गया, फॉर एग्जांपल मिस्टर वाई आ गया। अब मिस्टर वाई क्या कर रहा है? मिस्टर वाई सेलर को बोलता है कि मुझे यही वाला मोबाइल चाहिए, और सेलर मिस्टर वाई को मोबाइल बेच देता है, तो मिस्टर वाई को वैलिड ओनरशिप मिल जाएगा। मिस्टर वाई को क्या मिल जाएगा? वैलिड ओनरशिप मिल जाएगा। अब तुम पूछोगे कि सर मिस्टर एक्स का क्या? उसने तो प्राइस पे कर दिया, उसको तो लॉस हो गया है, तो वो लॉस कौन कॉम्पनसेट कर देगा? सेलर कॉम्पनसेट कर देगा। सिंपल। फिर लिखा है 6 पॉइंट सेलर बाय बायर इन पोजीशन आफ्टर सेल। भाई अगर मैं गुड्स का बायर हूँ, और गुड्स मेरे पास आ चुका है, तो मैं जिसको मर्जी चाहे उसको बेच सकता हूँ, कोई मेरे को रोक नहीं सकता। फिर लिखा है सेल बाय अनपेड सेलर। अगर एक अनपेड सेलर को अपने गुड्स का प्राइस नहीं मिलता, तो वो गुड्स किसी और को बेच सकता है कंप्लीटली, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कंडीशन एंड वारंटी। क्या आता है? कंडीशन एंड वारंटी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, अब अगर मैं अब तक बता दूं तुम लोग को, अब तक हम लोगों ने क्या क्या कर दिया है, तो अब तक हम लोग अगर फर्स्ट पे चले आए तो हमने डेफिनेशन ऑफ गुड्स टिक कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर दिया है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कर दिया है। अब अपना क्या बाकी है? अभी ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स भी हो गया अपना, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं? कंडीशन एंड वारंटीज। तो धीरे धीरे हम लोग चैप्टर को एनकाउंटर कर रहे हैं, धीरे धीरे चैप्टर खत्म करने के पास। ठीक है, अब लिखा क्या है? कंडीशंस एंड वारंटीज। हाँ जी, तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या अपना? कंडीशन एंड वारंटीज। अब कंडीशन क्या होता है? इट इज एसेंशियल और मेन फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे रोलेक्स का वॉच चाहिए, तो जब तक आप मुझे रोलेक्स का वॉच नहीं दोगे, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कंडीशन एक मेन पर्पस होता है। अगर कंडीशन का ब्रीच होता है, ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है, तो आप क्या कर सकते हो? आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दोगे, और आप लोग क्या क्लेम करोगे? आप लोग डैमेजेस को क्लेम करोगे। यस, क्या करोगे? डैमेजेस भी क्लेम करोगे अगर हुआ है तो। ठीक है, बट वारंटी इज कोलैटरल, दैट इज सेकेंडरी। वारंटी इज कोलैटरल और सेकेंडरी, या फिर आप उसको सब्सिडरी भी बोल सकते हो। जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि मैं जाता हूँ दुकान में, मैं बोलता हूँ मुझे अगर रोलेक्स का वॉच मिला तो ही अपना कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन समहाउ रोलेक्स का वॉच नहीं मिला तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। बट व्हाट इफ मुझे रोलेक्स का वॉच मिल जाता, मुझे रोलेक्स का वॉच मिल गया, लेकिन रोलेक्स का वॉच मिलने के बाद वो लोग ने मेरे को वारंटी कितने साल का दिया? 5 साल का। तो जब कंडीशन होगा तभी ही वारंटी मिलेगा, सिर्फ वारंटी नहीं मिलता। कभी सुना है किसी को जाके शॉप पे बोलते हुए कि मुझे 5 साल का वारंटी दो, गुड्स नहीं चाहिए, गुड्स तुम तुम्हारे पास रखो, मुझे वारंटी दे दो? सुना है कभी? द आंसर इज नो। ठीक है, तो अब वारंटी क्या होता है? कोलैटरल होता है। अगेन कंडीशन और वारंटी दोनों दो टाइप का होता है। ठीक है, वारंटी कैसे होता है? या तो एक्सप्रेस होगा या तो इम्प्लाइड होगा, और कंडीशन भी कैसे होता है? या तो एक्सप्रेस होता है या तो इम्प्लाइड होता है। आई रिपीट, अगर कंडीशन का ब्रीच होगा,
अगर कंडीशन का ब्रीच होगा तो यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस, बट अगर वारंटी का ब्रीच होगा तो यू कैन ओनली क्लेम डैमेजेस, यू कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने एकदम सिंपल सा डिस्टिंग्विश डाल दिया है इसको, जिसको आप आराम से रिफर कर सकते हो। अब तो मैं इम्प्लाइड कंडीशंस की बात करता हूँ, तो पहले लिखा है कंडीशन एज टू टाइटल, यानी जो गुड्स बेच रहा है हम ऐसा मान के चलेंगे गुड्स का ओनर वही है। फिर डिस्क्रिप्शन, यानी जैसा आपने गुड्स को डिस्क्राइब किया है बल्क भी वैसे ही होना चाहिए, या फिर एक्चुअल गुड्स भी वैसा ही होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ दार्जिलिंग टी, तो दार्जिलिंग टी, और आपने टी किसी और जगह का दे दिया, भले से क्वालिटी वैसे ही हो लेकिन टी किसी और का जगह का दे दिया, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूंगा। फिर नेक्स्ट इज कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, मतलब अगर मैंने आपको बोला है कि मुझे गुड्स ये पर्पस के लिए चाहिए, मैं आपको बोलता हूँ कि आई वांट अ पर्टिकुलर गुड्स व्हिच आई वांट टू यूज फॉर XYZ स्पेसिफिक पर्पस, तो वो आपकी जिम्मेदारी कि आप मुझे गुड्स कुछ ऐसा दो कि वो मेरे पर्पस के हिसाब से बैठे। ठीक है, फिर सेल बाय सैंपल, हाँ जी, अगर आप सैंपल बेच रहे हो तो बल्क भी क्या होना चाहिए, बल्क शुड करस्पॉन्ड टू सैंपल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फिर लिखा है इन केस ऑफ ईटेबल्स इट शुड बी होलसम, जैसे कभी लेस लिया, लेस क्या करता है, थोड़ा हवा के साथ थोड़ा चिप्स भी डाल देता है। ठीक है, अगर लेस के 5 रुपए वाले पैकेट में लिखा है कि 10 ग्राम वेट है तो उसका वेट 10 ग्राम होना चाहिए, अगर 10 ग्राम से थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो मैं उनके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूँ। समझ रहे हो? अब इम्प्लाइड वारंटीज क्या होती है, क्वाइट पोजीशन, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। जैसे अगर मैंने आपको गुड्स बेच दिया तो क्या मैं रोज शाम को आके, जैसे मैंने आपको मेरी कार बेच दी, अब मैं शाम को बोलता हूँ ग्राउंड देना, हाँ क्या चलेगा ये डांस? अरे भाई साहब, अगर आपने गुड्स सामने वाले को बेच दिया तो आप गुड्स उसका, वो पोजीशन को एंजॉय करेगा, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। फिर लिखा वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्बरेंसेस, यानी आप जो भी गुड्स बेचोगे दैट शुड बी फ्री फ्रॉम बर्डन। एनकम्बरेंसेस मतलब बर्डन, व्हेन आई से बर्डन आई मीन प्लेज, मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन। समझ रहे? अब यहाँ पर मॉर्गेज तो आएगा नहीं बिकॉज प्रॉपर्टी का बात हो रहा है, तो कोई भी गुड्स पर बर्डन नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बर्डन होना चाहिए। और या फिर गुड्स क्या है, डेंजरस नेचर का है, तो आपको गुड्स के डेंजरस नेचर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा कि भाई साहब गुड्स डेंजरस नेचर का है, प्लीज यूज इट केयरफुली। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखा है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर, वेरी वेरी सिंपल, ये 5 पॉइंट आप रीड करोगे आपको पूरा समझ जाएगा। सिंपल सा बात है, बायर को जो गुड्स चाहिए वो उसको सेलर को बताना पड़ेगा। सेलर एक आम इंसान है जो गुड्स बेचता है, सेलर इज नॉट अ पर्सन जो आपका माइंड रीड करे। जैसे अगर मैं एक बायर हूं, मैं दुकान में चला गया सेलर मेरे को पूछा क्या चाहिए, मैं बोला गेस कर मैं क्या लेना है, गेस करना क्या लेने आया, आज मैं क्या ले सकता हूँ गेस कर, तो ये नहीं चलेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक बायर को खुल के बताना पड़ेगा उसको क्या चाहिए, तभी सेलर उसको वो क्वालिटी का गुड्स दे सकता है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी ये चार केसेस में लेट द सेलर बीवेयर, ये 4 केसेस में क्या होगा बेटा, लेट द सेलर बीवेयर होगा। हाँ जी, जो गुड्स बेच रहा है उसको बीवेयर होना पड़ेगा। क्या लिखा है, जहां पर सेलर ने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया, यानी सेलर ने आपको गलत शलत चीजें बता दी। जैसे सेलर बोलता है एक्स डिओड्रेंट, एंजल्स विल फॉल, एंजल छोड़ो, मैंने 4-5 बॉटल मार ली, मच्छर तक मर गए आजू बाजू के। ठीक है, तो ये क्या है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर बायर बीवेयर नहीं सेलर बीवेयर। ठीक है, फिर लिखा है व्हेन द सेलर एक्टिवली कंसील्स द डिफेक्ट्स इन द गुड्स, यानी सेलर क्या करता है, जानबूझकर गुड्स के डिफेक्ट्स को छुपाता है, तो सेलर का गलती, सेलर लायबल है। फिर जहां पर बायर सेलर के स्किल्स एंड जजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट था, जैसे अगर मैं आपको कोई भी गोल्ड कलर की चेन दिखा दूं, तो क्या आप एज अ नॉर्मल इंसान, एज अ लेमैन, आप मुझे बता सकते हो कि वो एक्चुअल गोल्ड है या नहीं है, ओरिजिनल गोल्ड है या नहीं है? नहीं, बट यही कोई ज्वेलरी वाला होगा, उसके पास चले जाए तो वो बता सकते। तो मैं क्या किया, मैं एक ज्वेलर वाले के पास गया, उसको बोला भाई बता ये ओरिजिनल गोल्ड है या नहीं, उसने बोला हाँ 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 ओरिजिनल गोल्ड है, और डुप्लीकेट चिपका दिया, तो उसके इसमें लायबिलिटी किसकी आएगी, सेलर की लायबिलिटी आएगी। फिर वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, जैसे मैं पूमा के पास चला गया, पूमा के पास जाके बोलता हूँ कि मुझे गुड्स दे दो, उन्होंने मुझे पूमा का गुड्स चिपका दिया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, बायर की नहीं सेलर की। समझ रहे हो? अब
इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शंस। फिर लिखा है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल। ये कहीं ना कहीं आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से मिलता जुलता है, थोड़ा अलग है क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट का बात है, थोड़ा अलग है बेटा, क्योंकि किसका बात हुआ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का बात हुआ है। अब क्या लिखा है देखो, पहला लिखा है पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशन। फिर डिलीवरी कैसे होगी, फिर बायर के पास राइट होता है गुड्स को एग्जामिन करने का, फिर गुड्स कैसे एक्सेप्ट किए जाएंगे और बायर्स की लायबिलिटी क्या होगी। ठीक है, ये सब एक एक करके देखेंगे नीचे। देखो जितने भी सेल आप लोग करते हो, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन दैट यू एंटर इन मार्केट, वहां पर पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशन। व्हेन आई से दे आर कॉन्करेंट कंडीशन मींस दे विल बी टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। कैसे हो जाएगा, मतलब अभी पैसा दो अभी गुड्स दो, यही हो जाएगा मैक्सिमम केसेस में, ये होता है। ठीक है, फिर डिलीवरी क्या होगी, डिलीवरी मतलब सामने वाले को ओनर बनाना। अब पहला लिखा है पार्ट डिलीवरी, पहले लिखा है पार्ट डिलीवरी। अगर एक सेलर बायर को डिलीवरी दे रहा है, पार्ट डिलीवरी, तो पार्ट डिलीवरी मतलब ऐसा माना जाएगा कि वो बाकी का डिलीवरी भी करने वाला है, तो यहाँ पर पार्ट डिलीवरी को होल डिलीवरी माना जाता है। ठीक है, अब डिलीवरी का रूल्स क्या है, तो डिलीवरी कहाँ होगी, जहां पर आपने अग्री किया था। जैसे गुड्स बेचने के टाइम से मुंबई में थे, तो डिलीवरी कहाँ होगी, मुंबई में होगी। या फिर आपने अग्री टू बी सोल्ड किया था, यानी मैंने अग्री किया था कि गुड्स मुंबई से नहीं हैदराबाद से लूंगा, तो आप गुड्स हैदराबाद से ले लो। या फिर अगर एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो गुड्स जहां पर मैन्युफैक्चर होंगे वहां से आप डिलीवरी ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर डिलीवरी का टाइम मेंशन नहीं किया तो आप रीजनेबल टाइम पे जाओगे। रीजनेबल टाइम मतलब वर्किंग आवर्स बोल सकता हूँ। जैसे आप डिलीवरी लेने रात को 3 बजे आ गए मेरे घर पे, तो थोड़ी देने वाला मटेरियल। ठीक है, फिर वेयर गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन द पोजीशन ऑफ थर्ड पर्सन। हाँ जी, मेरा गुड्स है जिसको मुझे आपको बेचना है, लेकिन मेरा गुड्स मेरे पास नहीं, किसी थर्ड पर्सन के पास। देखो सेलर है और बायर है, सेलर का गुड्स उसके पास नहीं है, उसका गुड्स मिस्टर एक्स के पास। तो डिलीवरी तब तक नहीं हो सकती जब तक मिस्टर एक्स एक्सेप्ट ना कर ले कि हाँ वो सेलर का गुड्स अपने पास रखता है। ठीक है, फिर डिमांड कब होगा, रीजनेबल आवर पे। जैसे मेरा शॉप चालू होता है 10 to 6, आप आ गए रात को 8 बजे और डिलीवरी मांग रहे हो, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, अच्छा जितना भी एक्सपेंसेस है डिलीवरी का जितना भी एक्सपेंसेस है वो सब कौन बेयर करेगा, एक्सपेंसेस सारा का सारा बेयर सेलर करता है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड। अनलेस अदरवाइज एग्रीड मतलब नॉर्मल केसेस में सेलर करता है, लेकिन अगर सेलर और बायर के बीच में कुछ अग्रीमेंट हो गया होगा तो वो लोग उस अग्रीमेंट को फॉलो करेंगे। सिंपल ना। नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। क्या लिखा गया है, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी सेक्शन 37। अब मैंने क्वांटिटी मांगी 100, आपने दे दी 80, आपने दे दी 80। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे 80 को रिजेक्ट कर दूं, यानी पूरे डिलीवरी को रिजेक्ट कर दूं, या फिर 80 को एक्सेप्ट करूं और प्राइस भी 80 का ही पे करूं, 20 का प्राइस पे ना करूं। और अगर मैंने 20 का प्राइस ऑलरेडी पे कर रखा है तो मैं रिफंड ले लूंगा। सिंपल। अब मैंने गुड्स मंगाई 100 की, आपने दे दी 120। क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, मैंने 100 क्वांटिटी मंगाई, आपने कितना दे दिया, 120 दे दिया। अब यहाँ पर होगा क्या, मैं पूरे डिलीवरी को रिजेक्ट कर दूं, करेक्ट, पहला ऑप्शन। सेकंड, मैं पूरे 120 को एक्सेप्ट कर लूं तो प्राइस भी 120 के लिए पे करूंगा। या फिर थर्ड ऑप्शन, मैं 100 एक्सेप्ट कर लूं और 20 रिजेक्ट कर दूं, जो कि सबसे लॉजिकल है। ठीक है, या फिर मैंने आपसे गुड्स मंगाया था ए ग्रेड का, आपने मुझे दे दिया ए प्लस बी ग्रेड यानी मिक्स्ड गुड्स दे दिया, तो या तो मैं पूरे डिलीवरी को रिजेक्ट कर दूं, या तो मैं आपको कम प्राइस पे करूं और गुड्स को एक्सेप्ट। फिर इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, एक बात समझना कि हम कभी भी गुड्स इंस्टॉलमेंट में लेने के लिए लायबल नहीं होते। हाँ जी, एक बायर कभी भी गुड्स इंस्टॉलमेंट में लेने के लिए लायबल नहीं है, लेकिन अगर बायर और सेलर अग्री करते हैं टू टेक डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स, हाँ जी, अगर वो लोग अग्री करें टू टेक डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स, तो फिर इंस्टॉलमेंट में गुड्स बेचा जा सकता है। अब अगर सपोज डिलीवरी होने वाली है 10 इंस्टॉलमेंट्स, डिलीवरी कैसे वाली है 10 इंस्टॉलमेंट्स। अब अगर एक आधा इंस्टॉलमेंट बराबर पहुंचा नहीं या एक आधा इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट बराबर हुआ नहीं, तो उस एक इंस्टॉलमेंट की वजह से
पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा या सिर्फ वो इंस्टॉलमेंट कैंसिल होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द ईच केस। ये हर एक केस के फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। आई रिपीट, जैसे कि 10 डिलीवरी देना, 10 इंस्टॉलमेंट डिलीवर करना था, 10 इंस्टॉलमेंट देना था, मैंने 4 बराबर दिया, 5वें में डिफॉल्ट किया। अब मैंने 5वें डिफॉल्ट किया, तो इससे आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दोगे या पहला 4 वैलिड बाद का कैंसिल या सिर्फ 5वां कैंसिल करोगे, इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, डिलीवरी टू कैरियर और वारफिंगर। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन वाले को गुड्स दे दे रहा हूँ डिलीवरी करने के लिए, तो ऐसा माना जाता है कि मैंने गुड्स किसको दे दिया है, बायर को दे दिया है। अब जब आप ट्रांसपोर्टेशन वाले को गुड्स तो बात कर लेना, गुड्स कौन इंश्योर्ड करेगा। ठीक है। फिर लिखा डिलीवरी ऑफ गुड्स एट डिस्टेंट प्लेसेस। अगर मैं गुड्स बहुत दूर दराज भेज रहा हूँ, बहुत दूर भेज रहा हूँ, जैसे मैं मुंबई में हूँ, मैं गुड्स आपको भेज रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, मैं आपको भेज रहा हूँ दिल्ली में, उस केस में गुड्स दिल्ली तक पहुंचाने का खर्चा और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर का होता है। लेकिन अगर बायर उठाना चाहता है तो बायर उठा ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मली किसका होता है, सेलर का। फिर लिखा है बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग गुड्स। यस, बायर के पास पूरा अधिकार है, बायर के पास पूरा राइट्स है कि वो गुड्स को क्या कर सकता है, बेचने के पहले एग्जामिन कर सकता है। ठीक है। फिर एक्सेप्टेंस, गुड्स का एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा, जब बायर सेलर को बोल दे कि वो गुड्स को एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर वो कुछ ऐसा कांड कर दे जिससे कि वो इनकंसिस्टेंट विद ओनरशिप हो जाए। जैसे समझो बात, सेलर ने गुड्स बेचा बायर और बायर ने यही गुड्स बेच दिया मिस्टर एक्स को, सोल्ड टू मिस्टर एक्स। अब यहाँ पर बायर ने कुछ ऐसा काम किया विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ सेलर, तो ये मान के चलेंगे कि बायर ने क्या कर लिया है, गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, या फिर वो रीजनेबल टाइम के बाद भी गुड्स अपने पास रखता है। जैसे याद है मैंने आपको दिया था सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का एग्जांपल कि गुड्स 7 दिन के लिए अपने पास रखो, अब आप 7 दिन के बाद भी अपने पास ही रखे हो, तो फिर ऐसा माना जाएगा कि गुड्स क्या हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका। फिर लिखा रिटर्न ऑफ रिजेक्टेड गुड्स, यानी अगर आप किसी गुड्स को रिजेक्ट करते हो तो आपको उसको रिटर्न कर देना है पहली बार। ठीक है। अब आप गुड्स हमको क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको गुड्स वापस से लेके आना पड़ेगा हमारे पास, आप सिर्फ बता दो उतना ही काफी। जैसे अगर आप अमेजोन से कोई डिलीवरी मंगाते हो और आपको गुड्स पसंद नहीं आता, तो आप गुड्स को रिजेक्ट कर देते हो, अमेजोन वाला आता है लेके चले जाता है, बराबर। तो रिजेक्ट करना है, दूंगा वहां के, या तो आप लेके चलिए। लायबिलिटी ऑफ द बायर, यानी बायर के वजह से अगर सेलर को नुकसान होता है तो बायर को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा सेलर। अब नेक्स्ट आता है बच्चों का फेवरेट टॉपिक जिसका नाम है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, और ये लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है। अब राइट्स ऑफ अनपेड सेलर क्या होता है, अनपेड सेलर मतलब ऐसा बंदा जिसका पेमेंट नहीं हुआ। हाँ जी, अनपेड सेलर मतलब ऐसा सेलर जिसका अब तक पेमेंट नहीं हुआ है, जिसको पे नहीं किया। बट एक बात समझना, अगर मैंने आपको 3 मंथ्स क्रेडिट दिया, मैंने आपको क्या दिया बेटा, 3 मंथ्स क्रेडिट दिया, यानी मैंने बोला है कि आपको 3 महीने का उधार देता हूं, 3 महीने के बाद पे करना, तो मैं खुद को 3 महीने तक अनपेड सेलर नहीं बुला सकता, क्योंकि मैंने सामने वाले को क्या दिया है, क्रेडिट पीरियड दिया है। अब अनपेड सेलर का राइट्स क्या है, देखो जरा, ये सब आपने पढ़ा है, लिखा है लीन, यानी गुड्स को कब्जे में रखेंगे जब तक प्राइस नहीं दिया जाएगा, या फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, यानी गुड्स मेरा ट्रांसपोर्ट हो रहा ही था कि मैंने बीच में से मंगवा लिया वापस कि भाई मत जा आगे, वो पैसा नहीं देने वाला, वो इंस्टॉलमेंट हो चुका है। या फिर राइट ऑफ रीसेल, राइट टू विथहोल्ड डिलीवरी, फिर बायर के अगेंस्ट क्या राइट है, प्राइस के लिए सूट फाइल कर देंगे, फिर अगर सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करे तो डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, रेपुडिएशन, इसके लिए केस फाइल कर दिया, या सूट फॉर इंटरेस्ट यानी लेट पेमेंट कर रहा है। ठीक है, ये सारे केसेस क्या हो सकते हैं, ये सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है अनपेड सेलर के पास। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अब लीन कब होगा, जब गुड्स सेलर के पोजीशन में है। आई रिपीट, जब गुड्स किसके पोजीशन में है, सेलर्स पोजीशन, क्योंकि अगर बायर के पोजीशन में गुड्स पहुंच गया तो आप काय का लीन, वो तो गुड्स ले लिया ना। ठीक है, लेकिन 2 केसेस में लीन लॉस्ट हो जाता है। पहला, जहां पर बायर या उसके एजेंट ने गुड्स को लॉफुली ऑब्टेन कर लिया, यानी मैंने बायर को गुड्स दे दिया और उसने ले भी लिया, या फिर मैं सेलर बोलता है बायर को कि ठीक है मैं तेरे अगेंस्ट लीन एक्सरसाइज नहीं करूंगा, यानी मैंने अपना राइट ऑफ लीन क्या कर दिया, वेव ऑफ कर दिया। ठीक है। फिर लिखा स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अब मैं गुड्स देना
मुंबई से दिल्ली भेज रहा था। अब मेरे गुड्स गुजरात पहुंचे, उतने में ही मेरे को मालूम पड़ा कि बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है। आप दिमाग लगाना, क्या मैं गुड्स को दिल्ली तक पहुंचने दूंगा या वापस मंगा लूंगा? वापस मंगा लूंगा, क्योंकि मुझे मेरा पैसा मिलने वाला नहीं है। समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुम लोगों को? ठीक है, अच्छा। लेकिन ट्रांजिट कब एंड हो जाएगा? जब बायर ने गुड्स का डिलीवरी ले लिया पहले ही। यानी उसने क्या किया, बायर शाना है, बायर आके गुजरात में डिलीवरी ले लिया, तो उस केस में स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं हो सकता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? या फिर मेरा ट्रांसपोर्टेशन वाला वो बायर के पास पहुंचा और बोला मैं तेरे लिए गुड्स लेके आया हूँ, तो लाया तो भाई दे, स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इफ कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, यानी गलती से बायर को बोल दिया कि मैं तेरे को गुड्स दूंगा नहीं, तो भाई गुड्स दूंगा नहीं मतलब तू मेरे लिए लाया था, तो लाया था तो दे। समझ रहे? फिर लिखा राइट ऑफ रीसेल, एकदम सिंपल है। अगर आप मुझे प्राइस पे नहीं करोगे मैं आपको नोटिस दूंगा, फिर भी आप प्राइस पे नहीं करोगे मैं किसी और को बेच दूंगा। अब सपोज मैं सेलर हूं, मैं बंटी को बेचने वाला था 100 रुपीज, बंटी ने मुझे पे नहीं किया, इसके लिए मैंने किसको बेचा? मैंने बेचा आंटी को। आंटी को कितने में बेचा? 80 रुपीज में। अब मेरा लॉस कितना हुआ? 20 का। तो वो लॉस मैं किससे क्लेम करूंगा? बंटी से। बट अगर यही गुड्स मैं 180 में बेचा रहता तो क्या मैं एक्स्ट्रा 80 बंटी को दूंगा? हाँ, नहीं कुछ लिखा इधर, द आंसर इज नो। फिर लिखा राइट टू विथहोल्ड डिलीवरी, यानी जब तक डिलीवरी दोगे नहीं जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक डिलीवरी दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखा है राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, बायर के अगेंस्ट, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। प्राइस के लिए केस फाइल कर देगा, या तो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसके लिए केस फाइल कर देगा, या तो रेपिटेशन के लिए केस फाइल कर देगा, या तो इंटरेस्ट के लिए केस फाइल। फिर लिखा है बायर्स रेमेडीज अगेंस्ट सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर सेलर ने झोल किया, अब तक हमने क्या पढ़ा? अगर बायर ने झोल किया, तो अब क्या पढ़ रहे हैं? अगर सेलर ने झोल किया तो बायर के पास क्या क्या रेमेडी है? तो वो डैमेजेस के लिए केस फाइल कर सकता है, या नॉन डिलीवरी के लिए, प्राइस के लिए केस फाइल करेगा। जैसे मैंने प्राइस पे कर दिया आपको, भाई साहब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये जो बायर है ना अपना बायर ने सेलर को क्या कर दिया? प्राइस पे कर दिया। अब सेलर गुड्स का डिलीवरी नहीं कर रहा है, तो बायर सूट फाइल करेगा प्राइस के लिए। फिर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी आपने जो बोला था वो फुलफिल करो, या सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी वो भी कर दो, या फिर रेपिडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट वो भी कर दो, या फिर सूट फॉर इंटरेस्ट। समझ रहे हैं ना? अब लिखा है ऑक्शन सेल, इसके बारे में थोड़ा ओरली बात करेंगे, आप लोग रीड कर लेना, बहुत सिंपल है। ठीक है, अच्छा, ये ऑक्शन सेल क्या होता है? जिसको हिंदी में नीलामी बोली जाती है। यहाँ पर क्या होता है? ऑक्शन किए जाते हैं गुड्स के। ठीक है, अगर आपने वेलकम पिक्चर देखी होगी तो आपको पता है मजनू भाई की पेंटिंग ऑक्शन होती है। ठीक है, बहुत ही ओल्ड स्कूल वाले हो तो आपने ओम में जगदीश पिक्चर देखी होगी, जो फरदीन खान की है, जो अभिषेक बच्चन की है और अनिल कपूर की। वहां पर उनका घर ऑक्शन होता है। ठीक है, तो ऑक्शन के, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट आईपीएल का ऑक्शन देखा होगा आपने, आईपीएल का ऑक्शन। तो ऑक्शन में क्या होता है? बेसिकली नीलामी होती है गुड्स की। करेक्ट, बिडर्स आते हैं। बिडर्स कौन है? जो बिडिंग करते हैं। ऑक्शनर कौन है? जो ऑक्शन करवाता है। ठीक है, तो वो लोग पूरा प्रोसेस करते हैं गुड्स को बेचने का, और गुड्स उसको बेचा जाता है जो हाईएस्ट बिडर होता है, जिसने सबसे ज्यादा बिडिंग की। समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, अब गुड्स हमेशा लॉट्स में सोल्ड किए जाते हैं, लॉट ए, लॉट बी, लॉट 3। ठीक है, सेल का कंप्लीशन कब होता है? जब आप वो हैमर फॉलो करते हो ना, 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000 तक सेल। ठीक है, फिर सेलर को अगर खुद के गुड्स के लिए बिड करना है, सेलर को अगर खुद के गुड्स के लिए बिड करना तो उसको पहले से बताना पड़ेगा, और अगर वो नहीं बताता तो वो बिड नहीं कर सकता। और रिजर्व प्राइस क्या होता है? एक ऐसा प्राइस जिससे कम में आप गुड्स बेचते नहीं। ठीक है, फिर प्रिटेंडेड बिडिंग क्या होता है? आप आर्टिफिशियली प्राइस इंक्रीज करना चाह रहे हो, आर्टिफिशियली ट्राइंग टू इंक्रीज बिडिंग प्राइस, तो ये तो गलत है, और सामने वाले को अगर मालूम पड़ा तो वो आपसे कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। ठीक है, फिर लिखा है ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग रेल और सी ट्रांजिट। तो क्या लिखा बेटा? एफओबी फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन रेल, कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट एंड एक्सचेंज। ये सारे एक ऐसे टर्म्स है जो आप कस्टम्स एक्ट में ऑलरेडी पढ़ते हो। फ्री ऑन बोर्ड मतलब एक्सपोर्ट करने का कितना खर्चा हो रहा है, फ्री ऑन रेल मतलब रेलवे के थ्रू एक्सपोर्ट करने का कितना खर्चा हो रहा है, सीआईएफ यानी इंपोर्ट करने का खर्चा,
और एक्स शिप मतलब आपने जब शिप पर गुड्स उतारा तो शिप से लेकर आपके गोडाउन तक पहुंचने का खर्चा कितना होता है, उसको एक्स शिप बोला जाता है। फिर ये डिफरेंस है जो किसकी बात करता है, सेल और हायर परचेज की। तो जैसे आपको मालूम है, सेल मतलब इमीडिएटली गुड्स का सेल हो जाता है, और हायर परचेज में आप इंस्टॉलमेंट भरते हो, आपके पास लास्ट में ऑप्शन होता है कि आपको गुड्स का ओनरशिप चाहिए या नहीं चाहिए। याद आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। अब इन एडिशन टू ऑल दिस आपको क्या करना है, आपको और एक टॉपिक पर ध्यान देना जो बात करता है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। ठीक है, ये भी एक टॉपिक है, ये मैं यूजुअली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कवर करवाता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अपना पूरा का पूरा 1930 का रिवीजन हो चुका है। ठीक है, अगर आप ये 17 पेजेस पढ़ लोगे प्लस JK-SC के बुक्स के केस लॉस, JK-SC के बुक्स के केस लॉस, अगर आप इतना कर लोगे तो आप प्रिपेयर्ड हो, आप एग्जाम में जाके कोई भी केस लॉ को टैकल कर सकते हो जो आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा। ठीक है, अब सवाल ये उठेगा कि सर ये नोट्स कहाँ मिलेंगे आपके, या आपके ये टेक्स्ट बुक कहाँ मिलेंगे JK-SC के। देखो JK-SC का टेक्स्ट बुक कुछ ऐसा दिखेगा आपको, देखो कितने सारे केस स्टडीज दिए, कितने सारे के सारे केस स्टडीज अपने कंसेप्ट रिलेटेड है, और सारे के सारे 5 एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी उठा के डाल दिए गए। दिख रहा है तुम लोग को, सब कुछ मिलेगा तुम लोग, कितने सारे केस लॉज है, कितने सारे केस लॉज, आई कांट इवन काउंट, 7-8 पेज तो केस लॉज है कम से कम। दिख रहा है तुम लोग? ठीक है, तो अब तुम लोगों को क्या करना है, ये केस लॉज भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, कुछ नहीं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स ऑफ योर टाइम। ठीक है, अच्छा ये देखो कितने सारे केस लॉज है। तो सवाल ये आता है कि सर इनका लिंक कहाँ मिलेगा हम लोगों को, तो बहुत सिंपल सी बात है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे नोट्स के लिंक दे दिए होंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करिए और जाके नोट्स को डाउनलोड करिए और वहां से पढ़ लीजिए। क्लियर है? तो इस नोट पे हम लोग ये चैप्टर को यहाँ पर क्लोज करेंगे, ये चैप्टर का रिवीजन खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।